हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सेट 3 लेके आए हैं आप लोग के लिए, स्टडी ऑफ सेट का सेट 3, सेट 1, सेट 2। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो आज ये चैप्टर का ना सेट 3 लास्ट है। 150 क्वेश्चन लगभग है। जो भी जिसको भी स्टडी ऑफ सेल नहीं अच्छा लगता है पढ़ने में ना, वो मैं बोल रही हूँ किसी भी एग्जाम का हो जिसमें साइंस हो, तो आप ये 150 क्वेश्चन कर लो। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा आपको। तो चलो आज हम सेट 3 स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको बहुत पसंद आ रही होगी मेरी वीडियो। तो लाइक ज़रूर कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर लाने वाली हूँ। आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आपको, आप वो कमेंट्स में बता भी सकती हो मुझे, नहीं तो मैं फिर देखती हूँ कौन सा चैप्टर लेके आती हूँ। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। डीएनए द्विहेलिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट्स में। क्या आपको पता है? ये तो सबको पता होगा जो साइंस के स्टूडेंट हैं, डीएनए के बारे में, वाटसन एंड क्रिक ने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी का, लेमार्क का, हेलेक्से का, ट्रिवियन का? बताओ किसका है? हेलेक्से। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य जो है ना, वो वर्ड का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? क्या हो जाएगा? डार्विन, जॉन रे, पुरकिंजे। क्या है लास्ट में लिखा हुआ यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको छोड़ दो और बताओ इसका कैसर क्या होगा? पुरकिंजे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें एब्सेंट होता है? ईस्ट में, कवक में, जीवाणु में, शैवाल में? जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कौन सा कहलाता है? क्या? क्रिस्टी, मैट्रिक्स, ऑक्सीसोम, साइटोसोम? क्या बताओ? क्रिस्टी, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम, ओपारगम, पारगम। नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में, प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग में। किस में करते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं? लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदालिका? क्या हो जाएगा आंसर सर? लवक। लवक एनिमल सेल में नहीं होते। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोग्राम्ड मेल हेड का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एपोप्लास्टोसिस। एपोप्लास्टोसिस। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है? इसका क्या हो जाएगा? लाइसोसोम एवं साइटोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? बताओ कौन सा होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सॉरी, सेंट्रियोल? क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लवक। लवक भी जो है वो डीएनए रखता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। गोल्जी काय का उपकरण प्रमुख कार्य। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य कौन सा है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचन, रस उत्पन्न करना, स्त्रावन? क्या हो जाएगा इसका? स्त्रावन, सिक्रेशन। सिक्रेशन जो होती है गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप सेल और जंतु सेल में अंतर पाया जाता है? किसकी प्रेजेंट के कारण? कोशिका भित्ति। सेल वाल जो होते हैं ना, ये प्लांट में तो होते हैं बट एनिमल सेल में नहीं होते हैं, इसलिए यही डिफरेंस करते हैं हमारे एनिमल्स और प्लांट्स में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से
किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? किसने किया था बताओ? पास्चर ने, लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने, स्वान ने, किसने किया था? 2 और 3, लाइडेन एंड स्वान ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं? प्रोटीन, जल, खनिज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या होगा? ऑफ कोर्स जेल होगा। जेल होते हैं जो 80% से अधिक सेल्स में होते हैं। बॉडी में भी ज़्यादा जेल ही रहते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रासरण की परिभाषा है। प्रासरण की परिभाषा क्या है? एक पारगम कला में होकर विलय का प्रभाव। क्या ये सही बोल रहा है? ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। कला के बगैर जल का प्रभाव, ये भी गलत बोल रहा है। अर्धपारगम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रभाव, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जल प्रभाव प्रासरण द्वारा बाहर निकलती है। ये सब डेफिनेशन है, इसको मैंने क्वेश्चन के रूप में ला लिया है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है, कैसा होगा बताओ? हाइपोटोनिक नहीं, हाइपरटोनिक होगा। हाइपोटोनिक नहीं, हाइपरटोनिक होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है हाइपर हाइपो में। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। यहाँ देखो वॉल्यूम बढ़ने का बात हो रही है। किस में रखेंगे तो होगा? अल्पप्रासरणीय विलयन में। कहाँ है अल्पप्रासरणीय विलयन? ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। कब फूलेंगे? प्रासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, जीव द्रव कुंचन के कारण। फूलने का बात हो रहा है तो अंतःशोषण के कारण ही हमारा जल में फूलते हैं, क्योंकि वो प्लांट को वाटर को जो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। लकड़ी के बने दरवाज़ों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। क्या होगा? फूलना। जैसे आप बारिश के टाइम में देखते होंगे ना, दरवाजे सब ऐसे थोड़ा फैल जाते हैं, जल्दी लगते नहीं हैं, तो ये सब अंतःशोषण का ही कारण होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। क्या होगा? बाह्य परासरण के कारण। नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहेंगे? साइटोकिनेसिस, क्रॉसिंग ओवर, कैरियोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस ही हम कहते हैं केंद्रक के विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी होती है? समसूत्री। नेक्स्ट पे, कोषारुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। कब होगा? केवल मियोसिस द्वारा। केवल मियोसिस द्वारा ही वर्टिब्रेट्स में, के टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है। माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाला अवस्था कौन सा होता है? माइटोसिस में जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है हमारा, कौन सा होता है? प्रोफेज, क्योंकि यही स्टार्टिंग होता है, इससे ज़्यादा टाइम लेता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस किसकी सहायता से होती है? किसकी सहायता से होगा? कोशिका पट्टिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइटोसिस में सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली, ऊपर में आपने देखा सबसे ज़्यादा समय लेने वाली प्रोफेज था, तो सबसे कम लेने वाली कौन सा हो जाएगा? एनाफेज। ये सबसे कम टाइम लेते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिका बनेगी? कितनी बार? 8 टाइम। 8 टाइम के विभाजन से ना माइटोसिस में 256 कोशिका बनती है। आप जब डिटेल्स में पढ़ोगे ना माइटोसिस मियोसिस को, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका भी अलग से चैप्टर है, उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगी मैं।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? बताओ किस में होती है? अर्धसूत्री में। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? पैकेटिन अवस्था में होती है। 200 स्पर्म बनने के लिए कितनी कोशिका मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? कितनी बताओ? 50। टीलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? टीलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज। क्योंकि प्रोफेज जो है ये स्टार्टिंग होती है, टीलोफेज लास्ट होती है। तो ये सब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा ना, टेंशन मत लो, जब डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ाऊंगी ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। माइटोसिस, देखो मैं आपको बता दी, मैं इसी क्वेश्चन लेके आऊँ। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है ना, थ्योरी अगर इसका पढ़ लोगे ना, 5 मिनट्स लगेंगे ये चैप्टर आपको कवर करने में, अगर इसका थ्योरी अच्छे से आप समझ जाओगे। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो आप कमेंट्स में बताओ, मैं आपको थ्योरी भी दे सकती हूँ। एक नोट्स बना के मैं थ्योरी लाऊंगी आपके सामने, अच्छे से पूरा स्टेप बाय स्टेप ये बता दूंगी। मियोसिस माइटोसिस का एक पूरा एक चार्ट टाइप से होता है। इस चार्ट को एक बार पढ़ लोगे ना, ये मियोसिस माइटोसिस आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, इतना ईजी होता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो आप बताना, तो मैं उसको लेके आऊँगी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होती है? किस अवस्था में हो जाएगा? एनाफेज में। सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट अभी आपको अगर नहीं आता है उतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, थ्योरी पढ़ने बाद अच्छे समझ में आएगा आपको। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार ही विभाजित होती है। क्या सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रॉसिंग ओवर भी 2 बार विभाजित होती है। दोनों ही ऑप्शन सही है इसका, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कोशिकीय संरचना की खोज फॉन्टाना के द्वारा हुआ था। फॉन्टाना के द्वारा हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? केंद्रिका, डीएनए, क्रोमोसोम, कोशिकीय पंजर, क्या होगा आप बताओ? केंद्रिका। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है? रफ, मैंने आपको बताया था कि इंडोप्लाज्मिक 2 टाइप के होते हैं, एक रफ एक स्मूथ। रफ में राइबोसोम होते हैं, जहाँ राइबोसोम का बात आ गया वहाँ प्रोटीन निर्माण होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वैक्यूल्स का मुख्य कार्य क्या है? वैक्यूल्स का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, भंडारण, प्रोटीन बनाना, कोशिका विभाजन, भंडारण। वैक्यूल्स का काम ही है भंडारण। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिका झिल्ली का स्वभाव कैसा होता है? अपारगम, अर्धपारगम, पूर्ण पारगम, निर्जीव। क्या होगा बताओ? अर्धपारगम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। माइटोसिस का परिणाम क्या होता है? माइटोसिस का परिणाम क्या होता है? 2 समान कोशिकाएं, 4 समान कोशिकाएं, 2 भिन्न कोशिकाएं, 4 भिन्न कोशिकाएं। इसका हो जाएगा 2 समान कोशिकाएं। माइटोसिस का परिणाम यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मियोसिस मुख्य रूप से किसमें होता है? मियोसिस किसमें होता है मुख्य रूप से? देह कोशिका में, जनन कोशिका में, त्वचा कोशिका में, जड़ कोशिका में। जनन कोशिका में होते हैं मियोसिस। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर मैं कल स्टार्ट कर दूंगी और जितना ये मैं क्वेश्चन कराई हूँ उसको अच्छे से पढ़ लो, इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबा के रखना। 8 या 9 बजे के बीच में मैं शाम में अपलोड कर देती हूँ वीडियो, तो आप उस टाइम आके मेरे चैनल वीडियो देख सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।